आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन माय प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कॉमर्स इजली। और आपको पता है आज हम अपने इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इजली और इससे ही आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने नए बैच यानी उदय की। और उदय की पहली क्लास में आप फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर पहला टॉपिक देख चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे द सेकंड टॉपिक ऑफ उदय बैच जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, इट्स फीचर, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड रोल ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि आपको पता है 11 के इस बैच का नाम है उदय, जो आपको सूरज की तरह उदय करेगा और आपको शिखर तक पहुंचाएगा, यानी 12 का हमारे बैच का नाम है शिखर। तो चलिए आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। जैसे कि अभी आपने देखा द टॉपिक इसमें हम 3 कवर करेंगे, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, उसके फीचर्स, इसके अलावा हम बात करेंगे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस की और साथ साथ हम बात करेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस की, यानी प्रॉफिट का क्या रोल है किसी भी बिजनेस में। यानी 3 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंसेप्ट ऑफ बिजनेस या मीनिंग ऑफ बिजनेस को। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज प्रोफेशन, सेकंड इज बिजनेस और थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। और इससे पहली क्लास में आप बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों होती है यह आपको पता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद, जो रिलेटेड है किससे? प्रोडक्शन से, यानी जिसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब वो प्रोडक्शन गुड्स का भी कर सकते हैं और सर्विसेज को भी ऑफर कर सकते हैं। यानी इसके अंदर ओवरऑल हम क्या करते हैं? ओवरऑल करते हैं परचेज एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द पीपल। यानी बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन एंड परचेज एंड सेल एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी जिसमें हम किसी भी कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं और उन सबका ओवरऑल पर्पस होता है प्रॉफिट को अर्न करना। यानी ये एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में मेन चीज होती है प्रॉफिट अर्न करना। यानी ये सारी एक्टिविटी हम करते हैं जिसमें हम परचेज सेल करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज समथिंग, परचेज एंड सेल जब हम करते हैं तो उसको हम एक्सचेंज ही बोलेंगे। और इसमें हम कस्टमर्स की या लोगों की नीड्स को फुलफिल करते हुए अपने प्रॉफिट को अर्न करने की कोशिश करते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। यानी बिजनेस को अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, यानी जिसमें हम कोई भी चीज परचेज या सेल कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं और पर्पस क्या होगा? पर्पस होगा प्रॉफिट अर्न करना। और उसी एक्टिविटी को हम बोल देंगे कि ये एक बिजनेस है। चलिए इन बातों से आपको समझ में नहीं आया होगा, तो अब हम इसकी जब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो उसमें आप ओवरऑल पिक्चर जान पाएंगे, यानी पूरी डिटेल में जान पाएंगे कि बिजनेस में क्या क्या चीजें होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब कैरेक्टरिस्टिक में आप ओवरऑल सारी चीजें समझ पाएंगे कि बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें होना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहली चीज है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी सबसे पहली चीज कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? द एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, जिनका पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। और बिजनेस हमारा आता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में, क्योंकि यहां पे भी पर्पस जो होगा किसी भी प्रोडक्शन का, परचेज का, सेल का, वो होगा प्रॉफिट अर्न करना, नॉट फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। पर्सनल सेटिस्फैक्शन यहां पे मतलब बिल्कुल नहीं होता। यहां पे मतलब होता है प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग। इसलिए ये क्या है? हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाता है, यानी ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। इसके बाद हम बात करें सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, तो वो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो एवरी बिजनेस एक्टिविटीज इज कैरीड आउट विद द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इसके अंदर 2 चीजें प्रोड्यूस की जाती है। पहली है गुड्स, यानी अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग टाइप का बिजनेस, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं? कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो टेंजिबल है, तो वो कहलाएगा आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एज वेल एज अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसके अंदर आप गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करते बल्कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी आप ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, आप कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, या फिर आप इंश्योरेंस प्रोवाइडर हैं, तो वो आपकी सर्विसेज कहलाएंगी। तो बेसिकली बिजनेस के अंदर या तो हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं गुड्स या फिर हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं सर्विसेज। गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाएगा। वेयरएज अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इसका मतलब आप जो बिजनेस में डील कर रहे होंगे वो कहलाएगा आपका सर्विस सेक्टर बिजनेस, यानी वहां पे बेसिक पर्पस होगा सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये पॉइंट समझ में आ गया तो आगे मूव करते हैं और थर्ड देखते हैं, सेल ऑफ एक्सचेंज एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस के अंदर आती है कि बिजनेस के अंदर हम सेल कर रहे होते हैं या एक्सचेंज कर रहे होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, और मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस होता है टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। क्योंकि आपको पता है एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग यानी बहुत सारे पीपल जो हमारे बाद में कस्टमर कहलाएंगे, तो वो अपनी उनकी नीड्स होती हैं बहुत सी, उन नीड्स को हमें सेटिस्फाई करना रहता है, और नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनको गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करना पड़ेंगी। गुड्स एंड सर्विसेज हम ऑफर करेंगे। सो जब हम गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करते हैं थ्रू बिजनेस के थ्रू, तो हमारी ये जो कस्टमर्स की नीड्स है वो क्या हो जाएंगी? सेटिस्फाई हो जाएंगी। यानी बेसिक पर्पस जो होगा किसी भी बिजनेस का वो होगा कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना, सो दैट उनकी जो मीट आउट है नीड्स वो मीट आउट हो सके, उनकी जो नीड्स है वो मीट आउट हो सके। इसके बाद अगर हम बात करें डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। सो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो आप रेगुलर केसेस में नहीं करते, रेगुलर बेसिस पे नहीं करते, तो वो क्या एक बिजनेस होगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस केसेस में वो एक बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो बिजनेस के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी एक्टिविटी रेगुलर बेसिस में कर रहे हो। जैसे कि अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, कभी कभार खेलाते हैं महीने में, तो वो बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर आप क्रिकेट के प्रोफेशन में हैं तो और उसके लिए आपको रोजाना ही जाके क्रिकेट खेलना पड़ेगा, आप चाहे किसी भी क्लब के साथ जुड़ते हैं या फिर आप रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, यानी उसको अपना क्या बनाना चाहते हैं? बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो उस केस में कोई भी एक्टिविटी जो आप रेगुलर करते हैं तभी वो आपकी क्या कहलाएगी? बिजनेस कहलाएगी, अदरवाइज वो बिजनेस नहीं कहलाएगी। एक दूसरी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास एक घर है और वो घर को आप क्या करते हैं? सेल कर देते हैं। आपने ये घर को क्या कर दिया? सेल कर दिया। क्या ये बिजनेस कहलाएगा? तो आंसर होगा नो, आंसर विल बी नो। यानी ये एक्टिविटी आपने सिर्फ अगर एक बार की है, एक बार ही घर बेचा है, तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। बट अगर आप बिजनेस करते हैं हाउस का, जिसमें प्रॉपर्टी आप परचेज एंड सेल का ही काम करते हैं, तब वो आपके लिए बिजनेस कहलाएगा। तो बिजनेस के लिए कंपलसरी है कि आप जो भी एक्टिविटी करें वो क्या करें? रेगुलर बेसिस पे करें, यानी वो वन टाइम एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कंटिन्यूअस। सो एवरी बिजनेस जो डील करते हैं किसी भी एक्टिविटी में वो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं। जब भी आपने देखा होगा कोई बिजनेस है तो वो गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि अगर कोक है, कोक बनाने वाली कंपनी कोका कोला है, तो वो कोका कोला क्या कर रही है? फॉर लॉन्ग टाइम वो क्या कर रही है? सेल कर रही है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रही है, यानी रेगुलर काम कर रही है। तो रेगुलर बेसिस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे, और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉफिट अर्निंग। तो बेसिक पर्पस ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट अर्न करना ही किसी भी बिजनेस का मेन मोटो या मेन मोटिव है। यानी विदाउट अर्निंग profit a business activity cannot be considered as business, वो बिजनेस कंसीडर नहीं कहलाएगी, वो फिर सोशल एक्टिविटी कहलाएगी। जैसे कि आपने देखा था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है आपकी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, इंटरनल हैप्पीनेस के लिए, अगर उसमें प्रॉफिट का मोटिव नहीं है तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए? आपका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, यानी जो पर्पस होना चाहिए किसी भी बिजनेस एक्टिविटी का, इट शुड बी टू अर्न द प्रॉफिट। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर्स की, तो वो है भैया अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। सो एवरी बिजनेस इज इन्वॉल्व नंबर ऑफ रिस्क। हर बिजनेस में बहुत सारे रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। अब वो रिस्क फैक्टर किससे रिलेटेड हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर में बी रिलेटेड टू द अनसर्टेनिटी इन द मार्केट
change in the taste and preference of the customer as well as change in the business environment। यानी वो चेंजेस आपकी अनसर्टेनिटी हो सकती है कस्टमर्स की वजह से, वो अनसर्टेनिटी हो सकती है आपकी मार्केट सिचुएशन चेंज होने की वजह से, या कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से। सो इसलिए हर बिजनेस को क्या करना पड़ता है, हर बिजनेस को अनसर्टेनिटी को बियर करना पड़ता है, और इन अनसर्टेनिटी बियर के बाद ही हमें रिटर्न मिलता है, और रिटर्न मिलता है हमें इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। यानी अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो यू शुड नीड टू रेडी, आपको तैयार रहना पड़ेगा किसके लिए, अनसर्टेनिटी को बियर करने के लिए। अनसर्टेनिटी मे बी रिलेटेड टू दी बिजनेस मार्केट, मार्केट रिलेटेड अनसर्टेनिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटेड अनसर्टेनिटी इज एज वेल एज इसके अलावा आपको जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस कस्टमर के चेंज हो रहे हैं वो भी अनसर्टेन फैक्टर है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो ये सब चीजों के लिए जब आप तैयार रहेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो दीज आर दी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस, जो आपको अच्छे से यहां पे समझ में आ गई होंगी। यानी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विच आर नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। यानी इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर दी वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फॉर विच ए बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड। यानी कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिश किया जाता है। तो चलिए, क्योंकि जब तक आप कोई मकसद नहीं जानते तब तक आप मंजिल नहीं पा सकते, इसलिए आपको बिजनेस के मकसद समझना होगा, और जो मकसद जानते हैं वो ही मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य, जिसके उद्देश्य क्लियर होते हैं वो ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए आपको उद्देश्य पता होना चाहिए किसी भी बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या मकसद हैं किसी भी बिजनेस के लिए। तो दीज ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। दीज ऑब्जेक्टिव आर क्लासिफाइड इनटू दीज 3 कैटेगरीज। अब सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की, तो वो है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? द ऑब्जेक्टिव विच इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पेरिटी। यानी कोई भी बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड, उसकी हैप्पीनेस से रिलेटेड वो सारे ऑब्जेक्टिव क्या कहलाएंगे? इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक के अंदर आपके आते हैं 3 ऑब्जेक्टिव। पहला है सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, थर्ड वन इज ग्रोथ। अगर हम बात करें सर्वाइवल की, तो सर्वाइवल क्या है? सर्वाइवल का सिंपल मतलब है बच्चों एग्जिस्टेंस। यानी बिजनेस को सबसे पहले एग्जिस्ट करना है मार्केट के अंदर, क्योंकि आपको पता है कोई भी बिजनेस हो वो मार्केट में काम करता हो, मार्केट जो है फुल ऑफ कंपटीशन होती है। तो इसलिए पहली चीज आपको बिजनेस करते हुए यह सीखनी है कि आपको सर्वाइवल आना चाहिए। सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है? जो आपने देखा होगा भैया, जब आप किसी जंगल में जाते हैं तो जंगल में सर्वाइव करने की ट्रिक्स लेकर आता है बिल गेट्स, ठीक है। वो जो एक फेमस टेलीविजन नेटवर्क आता है आपका डिस्कवरी पे, मैन वर्सेस वाइल्ड, उसमें आप देखते होंगे वो टिप्स सिखाता है आपको कि आपको जंगल में कैसे सरवाइव करना है। तो सरवाइव करने के लिए आपको सबसे पहले बिजनेस के कंटेक्स्ट में आपको ब्रेक इवन पॉइंट, यानी ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जिसके अंदर आपकी कॉस्ट बराबर होती है किसके? आपके रेवेन्यू के। यानी आपकी जो रेवेन्यू है और कॉस्ट है वो अगर बराबर है तो आई कैन से यू हैव अचीव ब्रेक इवन पॉइंट। तो सबसे पहले आपको सीखना होता है ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करना, यानी आप इतना कमाने लग जाएं सो डैट आप अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट कर पाएं, और उसके लिए आपको अपनी कॉस्ट जस्ट बराबर रेवेन्यू के करनी पड़ेगी, सो डैट आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कम से कम अपने एक्सपेंसेस निकल पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जिसके लिए बिजनेस एस्टैब्लिश होता है, वो होता है आपका प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द बिजनेस फॉर विच द बिजनेस इज एस्टैब्लिश। यानी जिसके लिए बिजनेस मेनली एस्टैब्लिश हुआ है वो है आपका प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट होगा तो हमारा सर्वाइवल भी हो जाएगा
और हमारी ग्रोथ भी हो जाएगी। यानी प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द थिंग्स। वो बोथ द थिंग्स कौन सी हैं? पहली है सर्वाइवल और दूसरी है ग्रोथ। यानी सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए आपको प्रॉफिट चाहिए होता है, और प्रॉफिट हमारा अन्न की अन्ना मेन पर्पस होता है किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज का। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रोथ, अब ग्रोथ क्या है? जब हम सरवाइव करना सीख गए और जब हम प्रॉफिट अर्न करना सीख गए, उसके बाद आता है बच्चों ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, एक्सपेंशन, ये काट देते हैं, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। यानी जब हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही हैं, अब वो चाहे ब्रांचेस बढ़ रही हो, चाहे हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट अपने इंक्रीज कर रहे हो, तो वो सारी चीजें बच्चों क्या कहलाएंगी? वो कहलाएगी आपकी ग्रोथ। तो ग्रोथ इज only possible when we are able to achieve or when we are able to achieve the objective known as profit। यानी जब हमें प्रॉफिट होगा उसके बाद हमारी ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो बंदा सोचता है चलो भाई अपने एक नई ब्रांच ओपन कर दी जाए या फिर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाए, यानी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा दिया जाए, तो वो ही हमारी वहीं से हमारी शुरू हो जाती है ग्रोथ। तो ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल, दीज आर दी 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव थे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड, लेकिन आपने सोसाइटी के लिए क्या किया? यानी सोसाइटी में जब बिजनेस एग्जिस्ट करता है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी बिजनेसमैन एज वेल एज द बिजनेस यूनिट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करना है। अब सोसाइटी को जो कंट्रीब्यूशन में बिजनेस दे रहा है वो उसके क्या कहलाएंगे? सोशल ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे। अब सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि कोई भी सोसाइटी में रहने वाले बंदे यानी पीपल, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस से? वो एक्सपेक्ट करते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट, वो एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों क्वालिटी प्रोडक्ट। अब क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना क्या है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस का, यानी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। अब वो क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ उसके साइज, उसका शेप, उसका कंटेंट, हर चीज में क्वालिटी वाइज होना चाहिए और उससे कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। लेकिन इट डज नॉट मीन कि क्वालिटी के लिए आप हाई प्राइस चार्ज करें, यानी आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देना है विद रीजनेबल प्राइस, यानी हाई प्राइस चार्ज नहीं करने, तो इसलिए मैं यहां पे कट कर देता हूं। यानी आपको रीजनेबल प्राइस चार्ज करने, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है। जो हमारी सोसाइटी में रहने वाले जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर होंगे वो हमारी उनकी क्या है? नीड्स सेटिस्फाई हो सके, उनकी डिमांड पूरी हो सके। इसके बाद है आपकी अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इज वन ऑफ द अनदर ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इसके अंदर क्योंकि आपको पता है बिजनेस में बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या एंड सोशल जिसमें बिजनेसमैन जो होते हैं एंटी सोशल एक्टिविटीज करने लगते हैं, यानी जो समाज को खराब कर रही होती हैं। जैसे कि आपकी बात करें ब्लैक मार्केटिंग की, ब्लैक मार्केटिंग, या फिर मैं बात करूं एडल्ट्रेशन की, या फिर मैं बात करूं होर्डिंग की। तो दीज आर दी वेरियस एक्टिविटीज जो एंटी सोशल या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज को किसी भी बिजनेसमैन को क्या करना है बच्चों? यहां लिखा हुआ है अवॉइडेंस, यानी अवॉइड करना है। तो टू बी ए ऑनेस्ट बिजनेसमैन, एक अच्छे ईमानदार बिजनेसमैन के लिए जरूरी है कि वो किसी भी टाइप की अनसोशल या एंटी सोशल या फिर हम कहें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अवॉइड करे। यानी अनट्रेड प्रैक्टिस क्या होंगी? अनफेयर प्रैक्टिस क्या होंगी? वो होंगी आपकी ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन या होर्डिंग। यानी किसी भी टाइप की ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व ना हो, किसी भी टाइप के एडल्ट्रेशन में इन्वॉल्व ना हो, या किसी भी टाइप की जमाखोरी होर्डिंग में इन्वॉल्व ना हो। यानी इन सारी एक्टिविटी से बचना है और हमें क्या करना है? बिल्कुल एक फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करनी है जिसके अंदर हमें
हमें ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी के साथ हमें अपना बिजनेस को करना है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। इसके बाद आता है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों है? क्योंकि आपको पता है कोई भी सोसाइटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है अनएम्प्लॉयमेंट, और जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो बहुत सारी क्या होती है, उससे बहुत सारी बीमारियां हमारे समाज में पैदा होती हैं। इसलिए बिजनेस जो एस्टैब्लिश किया जाता है वो किया जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, क्योंकि जब एक बिजनेस एस्टैब्लिश होता है तो कम से कम वो 20 लोगों को तो जॉब देगा ही देगा। यानी employment generation is one of the important aspect or the objective or the social objective of the business, because यहां पे जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है लोगों के लिए जहां पे भी वो स्टैब्लिश किया जाता है, और वहां पे लोग एम्प्लॉयड होके अपने लाइवलीहुड को इजिली चला सकते हैं। यानी क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। इसके बाद बात करें सोशल सर्विसेज, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन द बिजनेस, तो इन रिटर्न बिजनेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, तो सोसाइटी के लिए जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे, सोसाइटी के लिए जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, वो सारी क्या कहलाएंगी? सोशल सर्विसेज कहलाएंगी, जिससे समाज का क्या होगा? वेलफेयर होगा, समाज का अपलिफ्टमेंट होगा। अब तो समाज को अपलिफ्टमेंट करने के लिए एक बिजनेस क्या कर सकता है? एक बिजनेस बहुत सारे काम कर सकता है। एक बिजनेस हॉस्पिटल ओपन कर सकता है, हॉस्पिटल ओपन कर सकता है। इसके अलावा बिजनेस स्कूल्स ओपन कर सकता है। इसके अलावा बिजनेस क्या करता है? इसके अलावा बहुत सारी कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर सकता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है। तो दीज आर दी वेरियस एक्टिविटी जो बिजनेस कंट्रीब्यूट कर सकता है एज ए सोशल सर्विसेज। यानी अगर आप बिजनेस खोलते हैं तो आप सोशल सर्विसेज, जिससे आपको क्या मिलता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिससे आपको इंटरनल हैप्पीनेस मिल सकती है। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं? डोनेशन दे रहे हैं, ठीक है, आपने किसी को डोनेशन दे दिया। इसके अलावा आपने चैरिटी कर दी। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए, जैसे हॉस्पिटल में कंट्रीब्यूट करना आपकी जिम्मेदारी हो गई। आप स्कूल्स भी ओपन कर दिए, फ्री बच्चे जहां पे पढ़े, गरीब पुअर बच्चे। इसके अलावा कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए आप बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सारी एक्टिविटी आपकी क्या कहलाएंगी? सोशल सर्विसेज कहलाएंगी। तो एवरी बिजनेस आर सपोज टू परफॉर्म वेरियस सोशल सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, चैरिटी, हॉस्पिटल ओपनिंग, इसके अलावा स्कूल, इसके अलावा कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज करके हमें सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आता है आपका अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन क्या है? क्योंकि आपको पता है कोई भी बिजनेस जब एस्टैब्लिश होता है तो उससे होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उससे होता है बहुत सारा वेस्ट, यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। यहां पे लिख देता हूं मैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, ये हो सकता है इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है बहुत सारी रिवर्स में या बहुत सारी लेक्स में जाता है, तो जिससे क्या होगी? हमारी जो रिवर्स हैं और हमारी जो लेक्स हैं वो कहीं ना कहीं पॉल्यूट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। जैसे कि आप देखते हैं गंगा आजकल बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है, तो उसको सफाई करने के लिए ऑल्दो गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट करी है, तो इसलिए इंडस्ट्रियल वेस्ट को हमें क्या करना है? हमें ऐसी बिजनेस एक्टिविटी करनी है जिससे हम क्या करें? पॉल्यूशन ना हो। यानी कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए कि उसका जो निपटारा है वो कैसे किया जाएगा, उसको हम कैसे डील करेंगे। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस चिमनी यूज करता है, जिससे क्या निकलता है? स्मोक निकलता है, ठीक है, और वो स्मोक क्या होता है? वो स्मोक जाता है ऊपर यानी आसमान में, जिससे हमारी एयर की क्वालिटी भी क्या हो सकती है? खराब हो सकती है, और हो रही है। तो इसलिए हमें क्या करना है? बहुत सारे एयर पॉल्यूशन मेजर्स को अडॉप्ट करना है, सो डेट हमारा ये जो स्मोक है वो पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में ना जाए और हमारी एयर को खराब ना करे। सो this is all the responsibility of the business to control, to avoid any kind of pollution in the form of industrial waste, जैसे कि वाटर वगैरह। इसके अलावा जो हमारा एयर पॉल्यूशन है उसको भी हमें क्या करना है? मेजर करना है। तो these are the various objectives
और नोन एज सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के, और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव? अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव है तो ये है बच्चों रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो बंदे जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उसके लिए अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनके लिए बिजनेस करेगा, वो कहलाएंगी पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आता है गुड वर्किंग कंडीशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप घर में रहते हैं वो क्या होना चाहिए? वो होता है बच्चों एक अच्छा एनवायरनमेंट। आपका स्कूल में भी दिल जब ही लगता है जब आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में वहां स्टडी करते हैं, और घर जब नीट एंड क्लीन होता है तो आप वहां पे रहना ही पसंद करते हैं। इसलिए अगर आप वर्किंग पर्सपेक्टिव से देखें, एक एम्प्लॉयज की नजर से देखें, तो एक एम्प्लॉयज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्किंग कंडीशन, जिसमें वो काम कर रहा है। तो वहां पे वर्किंग कंडीशन कैसी होना चाहिए? गुड वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन का अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर वाटर का अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर एयर का अरेंजमेंट होना चाहिए। और ये सब अगर अरेंजमेंट होगा तो वो एक कहलाएगी परफेक्ट वर्किंग कंडीशन। तो वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो कि एक एम्प्लॉयज के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड वेजेस, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयज काम करता है टू गेट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरी, क्योंकि वो सर्विसेज रेंडर कर रहा है, उसके बदले में उसको मिलती है वेजेस या फिर सैलरी। अब वो सैलरी कैसी होना चाहिए? वो सैलरी कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव इन द सेंस जो उस सिटीज में रह रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को मीट आउट कर सके, यानी जिस सिटी में वो रह रहा है उससे उसकी पूरी लाइवलीहुड आसानी से चल सके, उससे वो अपने सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सके, जो आपकी फैमिली के हैं, जो लाइवलीहुड सर्वाइवल के लिए खर्चे हैं, जो भी खर्चे हैं, वो सब उसके अगर मीट आउट हो रहे हैं तो हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव सैलरी। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव सैलरी टू देयर एम्प्लॉयज इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस के फॉर्म पे एक अच्छी सैलरी दे, सो दैट उनके सारी कॉस्ट ऑफ लिविंग मीट आउट हो सके। इसके अलावा पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या सैलरी एंड वेजेस मिलना ही इनफ है? नो, आंसर विल बी नो, क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉयज की पर्सनल ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यानी वो एक जगह ही काम कर रहा है पिछले 10 साल से और उसकी सैलरी बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अनहैप्पी फीलिंग या डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? एम्प्लॉयज की अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि वो ग्रोथ कर सकें और उनका डेवलपमेंट हो सके, यानी उनको हमें चांसेस देना है, उनकी स्किल पे काम करना है, सो दैट वो आने वाले टाइम में कंपनी में ऊपर पोजीशन पे आके काम कर सके, यानी उनको पूरा स्किल्स प्रोवाइड करना है, उनकी ग्रोथ के लिए काम करना है, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना है। सही है। इसके अलावा रिकॉग्निशन, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे कोई एम्प्लॉयज मोटिवेट होता है, और उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है रिकॉग्निशन, क्योंकि मनी इज नॉट ओनली द फैक्टर टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बहुत सी चीजें होती हैं पैसे के अलावा, जिसमें आता है आपको, जिसको हम बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो जब एम्प्लॉयज को हम क्या कर रहे हैं? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की फॉर्म में उसका प्रमोशन कर दे रहे हैं, यानी हमने क्या कर दी? ग्रोथ कर दी। तो उससे क्या होगा? उसकी रिकॉग्निशन बढ़ेगी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी पहचान बनेगी। और बहुत से एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो रिकॉग्निशन चाहते हैं, जो क्या चाहते हैं भैया? उनके ऊपर क्या हो? तवज्जो दी जाए, यानी जब हमें प्रमोशन मिलेगा तो हमें क्या हो जाएगा? उससे हमारी रिकॉग्निशन बढ़ेगी, और रिकॉग्निशन होगी तो जो एम्प्लॉयज होगा वो कहीं ना कहीं हैप्पी फील करेगा। तो रिकॉग्निशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा स्पेशल बेनिफिट, स्पेशल बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ हाउसिंग, फ्री हाउस, फ्री एजुकेशन, ट्रैवलिंग। इसके अलावा अगर हम सैलरी एंड वेजेस ही दे रहे हैं सिर्फ एम्प्लॉयज को, क्या वो फुली सेटिस्फाई होगा? आंसर विल बी नो। तो हर एम्प्लॉयज को चाहिए होती है कुछ परक्यूजिट्स, कुछ स्पेशल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। तो अपार्ट फ्रॉम सैलरी के अलावा जो हम
एक अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, बिजनेसमैन दे रहा है, वो चाहे आपका फ्री हाउस हो, फ्री एजुकेशन हो, ट्रैवलिंग हो या एकोमोडेशन हो, उसको ही हाउस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम सैलरी के अलावा देते हैं वो कहलाती है हमारी स्पेशल बेनिफिट। और स्पेशल बेनिफिट होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव का पार्ट, क्योंकि इससे एम्प्लॉयज आपके लिए लॉयल फील करेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल फील करेगा। तो ये सारी क्या है आपके इस पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं किसी भी बिजनेस के। तो हमने देखा बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को हम 3 क्लास में बांट सकते हैं। पहला है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल और थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो आई एम श्योर कि यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, वो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, यानी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का क्या रोल है, प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। तो चलिए जानते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर दी वेरियस पॉइंट। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट जरूरी है वो है सर्वाइवल के लिए, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी के लिए, रिवार्ड ऑफ बियरिंग रिस्क और हेल्प इन गेनिंग रेपुटेशन। तो इनको समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम बात करें, प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। क्योंकि बिजनेस अगर एग्जिस्ट करना चाहते हैं, आप मींस चलाना चाहते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रॉफिट चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए होगी प्रॉफिट। क्योंकि विदाउट प्रॉफिट यू कैन ओनली सर्वाइव फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप विदाउट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं मार्केट में। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना है मार्केट के अंदर, तो आपको प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। सो प्रॉफिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in every business organization to survive in the market for longer period of time। यानी longer period of time के लिए आप तभी survive कर पाएंगे जब आप profit earn करेंगे, sufficient profit earn करेंगे, so that आप अपने सारे expenses को easily meet out कर सकें, अपने employees की सैलरी दे सकें, अपने रॉ मटेरियल खरीद सकें, अपनी एडवर्टीजमेंट करा सकें। तो ये सारे खर्चे कहां से पूरे होंगे? वो होंगे बच्चों सिर्फ प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट जब हम प्रॉपर सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करेंगे तो उससे हमारा सर्वाइवल भी होगा, उसके साथ साथ हमारी ग्रोथ भी होगी। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सपेंशन ग्रोथ, देखिए यहां पे आ गया पॉइंट। तो प्रॉफिट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल बट ऑल्सो फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। व्हेन यू हैव इनफ प्रॉफिट, यानी आपने अपना सर्वाइवल के अलावा इतना प्रॉफिट कमा लिया है कि उस प्रॉफिट से आप क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड इन द फॉर्म कि आप अपने बिजनेस की ब्रांच खोल सकते हैं, इसके अलावा आप अपने बिजनेस के लिए प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोडक्ट लाइन यानी पहले आप एक प्रोडक्ट बना रहे थे, अब आप 2-3 प्रोडक्ट बनाने लगे, तो उससे क्या होगा? बिजनेस का एक्सपेंशन होगा और एक्सपेंशन के साथ साथ ग्रोथ भी होगी। ग्रोथ इन द टर्म्स कि हम उस बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, यानी पहले एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब दूसरी प्रोडक्ट लाइन में हम चले गए, तो एक्सपेंशन एज वेल एज दी ग्रोथ, जिसको हम डाइवर्सिफिकेशन भी कह सकते हैं, तो वो दोनों ही पॉसिबल होंगी जब हम सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। इसके अलावा आता है सिंबल ऑफ इफिशिएंसी, क्योंकि किसी भी बिजनेस की इफिशिएंसी का मतलब है परफॉर्मेंस, इफिशिएंसी का मतलब है परफॉर्मेंस बेंचमार्क। तो किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस बेंचमार्क हम किसको सेट करते हैं? वो सेट करते हैं प्रॉफिट को। यानी अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है। लाइकवाइज अगर कोई बिजनेस क्या है प्रॉफिट अर्न नहीं करता है तो हम कहेंगे कि भैया उसका मैनेजमेंट या उसकी परफॉर्मेंस खराब है। तो प्रॉफिट इज आल्सो द सिंबल ऑफ द इफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, यानी अगर हम इनफ प्रॉफिट कमा लेते हैं तो वी कैन से द मैनेजमेंट इज इफिशिएंट, मैनेजमेंट कैपेबल है, तभी वो क्या कर रहा है? प्रॉफिट अर्न कर रहा है। लेकिन अगर प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है, बिजनेस प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट इज इनएफिशिएंट, यानी इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, यानी मैनेजमेंट में वो सलाहियत नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, सो दैट प्रॉफिट हम अर्न नहीं कर पा रहे। तो प्रॉफिट के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव
इफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी प्रॉफिट ही सिंबल है किसका, एफिशिएंसी का। अगर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्निंग हो रही है, प्रॉफिट अर्निंग हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो इफिशिएंट है, इफिशिएंट है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं। और अगर प्रॉफिट नॉट अर्निंग, ठीक है, नॉट अर्निंग, प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं, तो वो होगा आपका इनएफिशिएंसी का सिंबल। इसके अलावा हमारा आता है बियरिंग रिस्क। इसको मैं यहां से रब कर देता हूं एक बार। यस यस, यहां से मैं इसको क्लियर कर देता हूं। यस, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिवार्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। सो एवरी बिजनेस इज एस्टैब्लिश टू बियर रिस्क। सो बियर रिस्क, रिस्क को बियर करने के लिए, यानी रिस्क को बियर करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हैं। अब इस रिस्क के बदले में हमें क्या मिलता है, अब इस रिस्क के बदले में हमें मिलता है प्रॉफिट। इस रिस्क के बदले में मिलता है हमें प्रॉफिट। अब ये जो रिस्क है, ये आपको पता है बहुत टाइप के रिस्क हो सकते हैं। वो रिस्क हो सकते हैं आपके इकोनॉमिक रिस्क, ठीक है, वो हो सकता है आपका सोशल रिस्क, सोशल रिस्क, यानी जो हमारे टेस्ट एंड कस्टमर्स की डिमांड चेंज हो गई, या हमारा पॉपुलेशन कंपोजिशन बढ़ चेंज हो गया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मार्केट रिस्क भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं। सो एवरी बिजनेस आर सपोज टू हैव नंबर ऑफ रिस्क, और उस रिस्क को बियर करके ही हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को अर्न करते हैं। तो प्रॉफिट अर्निंग के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें क्या करना है, हमें बहुत सारे क्या है, हमें रिस्क को बियर करना है, और रिस्क बियर करके ही हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो प्रॉफिट हमें जब मिलता है जब हम रिस्क को बियर करते हैं व्हाइल डूइंग ए बिजनेस एक्टिविटीज। इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, और जल्दी से हम आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, और हमारा लास्ट पॉइंट है हेल्प इन गेनिंग रेपुटेशन। हेल्प इन गेनिंग रेपुटेशन, जस्ट वेट, यस, हेल्प इन गेनिंग रेपुटेशन। सो एवरी बिजनेस जब प्रॉफिट अर्न करता है, जब जैसे जैसे हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो उससे क्या होगी, उससे हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी। यानी रेपुटेशन का मतलब गुडविल, गुडविल हमारे बिजनेस की इंक्रीज होती है। सो एवरी बिजनेस वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट सो दैट इट्स रेपुटेशन इन द सोसाइटी एज वेल एज इन द नेशन इंक्रीज। जैसे कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी बहुत बहुत प्रॉफिट कमाती हैं, जैसे कि टीसीएस हो गई, या विप्रो हो गई, या आपकी रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, टाटा हो गई। तो इनकी क्या है, एक मार्केट में एक अलग रेपुटेशन है, इनकी एक अलग गुडविल है। तो गुडविल अगर आपको अर्न करनी है या रेपुटेशन अर्न करनी है मार्केट में, तो उसके लिए प्रॉफिट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है। प्रॉफिट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज होने से किसी भी मार्केट में या नेशन में जहां पर बिजनेस एग्जिस्ट करता है, जिस भी कंट्री में, उसकी क्या होती है, गुडविल बनती है, उसका नाम बनता है, ठीक है। तो दीज आर दी वेरियस रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। इसके बाद हम लेकर आए आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जानते हैं, नेम द रिवार्ड विच बिजनेस गेट टू बियर रिस्क। यानी क्या है रिवार्ड का नाम जो हम बिजनेस बियर करता है इन टर्म्स ऑफ रिस्क, रिस्क को बियर करने की वजह से उसको मिलता है रिवार्ड। वो क्या है, वो टर्म्स हैं आपकी मार्केट स्टैंडिंग, ऑप्शन है प्रॉफिट, मोर बिजनेस, या गुडविल। तो क्या है रिवार्ड जिसको हम मिलता है किसी भी बिजनेस को जब हम रिस्क को बियर करते हैं, तो जल्दी से आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। तो आंसर इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ बियरिंग रिस्क, इसलिए भूला भी जाता है, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस क्लास। आई एम श्योर इन टूडेज क्लास यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज क्लास। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय।